और एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है। तो उसे कंटिन्यूएशन एग्जैक्टली आज हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग पार्ट में क्या क्या होता है, और क्या मतलब रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद एग्जैक्टली क्या टास्क वगैरह हम लोगों ने बना दिया, यूजर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस बीच में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, या फिर क्या हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो एग्जैक्टली जो आज के टॉपिक्स हैं वो कुछ है कि हम लोग के जो नए यूजर्स हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर उनको आइडेंटिटी वगैरह फिलअप करते हैं। उसके बाद फिर उनकी डिटेल्स डालते हैं। उसके बाद फिर कैसे हम लोग यूजर ग्रुप क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक यूजर्स के। और उसके बाद फिर उनको रोल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, और उनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं रोल में। और उसके बाद फिर उनको सिक्योरिटी रोल क्या देना होता है, क्या नहीं देना होता है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद फिर टास्क एग्जीक्यूशन, आपने कोई भी अगर एक टास्क अगर रन किया है तो उसका क्या स्टेटस है और वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, और किस चीज़ का क्या मतलब है। उसके बाद फिर किसी भी एक यूजर को अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसका टाइम जोन एक बहुत मैटर करता है। वो एक चीज कहाँ से चेंज होती है, क्योंकि इस पे एक थोड़ा सा इशू आता है। कई जगहों पे टाइम चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से। उसके बाद फिर SMTP कॉन्फ़िगरेशन, कि आप कहाँ पे और कैसे सेट करते हो, और क्या एग्जैक्टली आपको वहाँ पे पुटअप करना होता है। उसके बाद फिर एंड प्रिंटिंग लॉग फाइल्स, इसमें आपको हर एक एग्जैक्टली प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई भी चीज आपने कोई टास्क अगर रन किया है, या फिर अगर आपका रन नहीं हो रहा है, या फिर किसी यूजर कुछ रिपोर्ट नहीं की है, तो क्यों नहीं की है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो जाती है। तो फिर एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग यूजर्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूजर्स जो है वो हम लोग एलडेप के थ्रू या फिर एक्सेल के थ्रू दोनों तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एलडेप आपका होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी आपका, जो जस्ट किसी भी एक आईटी डिपार्टमेंट का होता ही है, वहां पे से जस्ट आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हो, और आपके इसमें फिर यूजर्स आ जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर्स और बाकी सारी डिटेल्स आपको खुद से पुटअप करनी पड़ती है। और दूसरा है एक्सेल। एक्सेल एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका एक क्लिक की तरफ से ही बनाया हुआ फॉर्मेट होता है डिफॉल्ट। उसमें आप सारे सारे डिटेल्स डालते हो जो भी आपको मतलब रिक्वायर्ड होता है मेल पुश करने के लिए। और उसके बाद तो आप वहाँ पे ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हो, यूजर स्पेसिफिक फिल्टर्स लगा सकते हो। तो इसको यूज करके बेटर तरीके से आप वो कर सकते हो यूजर्स क्रिएट। बेटर तरीके से इन द सेंस कि आप मतलब आपको ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। एलडेप में आपने एक बार ये किया, उसके बाद फिर आप प्रोसेसिंग वापस करोगे। एक्सेल में आप डायरेक्टली ये सब चीजें कर सकते हो, और यहाँ पे आप उसको राइट्स वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है। तो इंपोर्टिंग यूजर्स एग्जैक्टली सेम चीज ही है। और लेवल फिल्टर्स वगैरह वही जस्ट लगाने के बाद जो थी। तो आज दिखाता हूँ मैं आपको कि अच्छा कहाँ पे और कैसे यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइव सेशन में एग्जैक्टली लास्ट टाइम ये चीज कवर नहीं हुई थी, बस खाली एक ऊपर से ओवरव्यू दिया था मैंने। ठीक है। तो ये हमारा होता है एग्जैक्टली क्लिक की तरफ से शेयर्ड डिफॉल्ट फॉर्मेट। यहाँ पे आपको पहले शीट पे ये फिल्टर्स क्रिएट करने के लिए होता है, जहाँ पे कि आप नेम डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, ऐप, उसके बाद फिर ये इनेबल्ड होगा कि नहीं, कनेक्शन नेम डालते हो, वैल्यूज डालते हो। और उसके बाद फिर आप अगर कोई न्यूमेरिक है फिल्टर तो वो डालते हो। फॉर्मूलाज वगैरह आपने अगर कुछ अप्लाई किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डालते हो। एडवांस सर्च एक्चुअली अभी एक नया ही वो आया हुआ है। इसमें आप कुछ चीज़ें सिलेक्शन जैसे करते हो, और उसके बेसिस पे अगर फिल्टर चाहते हो तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। और वेरिएबल फिल्टर अगर कुछ है, ये भी जस्ट अभी नया इंक्लूड हुआ है, ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वेरिएबल फिल्टर को। ये 2 3 4 अराउंड वर्षन पीछे ही जस्ट इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं फिल्टर्स के लिए। उसके बाद फिर आता है आपका सेकेंड शीट, जिसमें कि हम लोग यूजर्स डालते हैं।
ये यूजर्स आपको जो भी कुछ क्रिएट करते हैं उन सभी को आप यहाँ पे डालते हो, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। उसके बाद फिर यूजर नेम भी इनफैक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए और अगर वो होता है तो फिर ये इस करता है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आप उसके लिए डाल दोगे, ये आपका ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको न्यू स्टैंड यूजर क्रिएट कर रहे हो तो फिर डाल दो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं। Krishna, I'm sorry to interrupt you. I can't see your presentation. Presentation नजर नहीं आ रही आपकी। No, it's visible, ma'am. Yeah, we can मुझे see. पता नहीं क्यों नजर आ रही है। Maybe net का problem है। और किसी को भी नहीं दिख रही क्या? दिख रही है, दिख रही है। Maybe मैम you pin someone else. उसमें एक पिन का ऑप्शन होता है, आपने किसी और की स्क्रीन पिन कर दी होगी उस पे। नहीं कृष्णा आपकी तरफ से नहीं इशू है। ओके ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डोमेन अकाउंट है, एग्जैक्टली ये आपका जो डोमेन यूजर होते हैं वो उनका जस्ट आइडेंटिटी आप डाल दोगे यहाँ पे। इनेबल्ड जस्ट अगर है मतलब उसको जो एक्टिव यूजर है करना है तो फिर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और यस नो भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। टाइम जोन जो कि मतलब आपका यूरोप है, एशिया है या फिर कुछ यूएस है, इस टाइप से आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। लोकल एग्जैक्टली लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन आप जस्ट उससे रिलेटेड थोड़ा सा डाल सकते हो यूजर से। उसके बाद फिर निकनेम वगैरह ये सब चीजें एक्चुअली डिटेल्स में आती हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सब फोल्डर और फोल्डर क्या है कि आप यूजर स्पेसिफिक कोई भी एक वो बना सकते हो, पाथ डेस्टिनेशन जहाँ पे कि आप ये रिपोर्ट्स को ड्रॉप करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका अल्टरनेट कुछ अगर ईमेल आईडीज वगैरह है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। रीड राइट पासवर्ड एग्जैक्टली जस्ट उसके लिए सेम चीज है। और फिल्टर्स आप यहाँ पे इस यूजर के अगेंस्ट क्या क्या चाहते हो वो सारी चीजें आप डिफाइन करोगे। सपोज करते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ शेयर हुआ है ये EU, ठीक है, आप यहाँ पे नेम डालते हो ना कि कुछ और, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल पड़ी हुई है। ये आपने अगर फिल्टर का नाम डाल दिया इट मीन्स कि ये सारी चीजों से लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ आपका नाम डालना ही काफी होता है, तो ये आप नाम डाल दोगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है कौन सा फिल्टर अप्लाई होना है इस यूजर पे, यहाँ पे सारे पे। उसके बाद फिर आपका ग्रुप, आप चाहते हो कि अच्छा ठीक है EU का जो फिल्टर लग रहा है वो इसके पे इसके पे इसके पे या फिर इस टाइप से का एक ग्रुप बन जाए, तो वो चीज आप यहाँ पे ग्रुप डाल दो, ग्रुप नेम, कि ठीक है ये ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर सेल्स में ये भी एक हो गया, ये भी हो गया जो यूजर है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर रोल डिफाइन करते हो हर एक यूजर के लिए कि अच्छा ठीक है कि उसको क्या राइट्स होने चाहिए। हर एक के अपने एक वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, परमिशन होती है कि अच्छा ठीक है वो क्या चीजें कर सकता है, ठीक है, राइट्स होती हैं। तो हमेशा आप जब भी यूजर क्रिएट करोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दो ही चीजें यूजर के लिए दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। एक न्यू स्टैंड यूजर और एक यूजर, ठीक है। यूजर को कभी इससे ज्यादा नहीं देना है, डेवलपर नहीं देना है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देना है। क्योंकि डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट्स आ जाते हैं रिपोर्ट्स में चेंजेस करने के, और एडमिनिस्ट्रेटर हर किसी को पता है कि सारे राइट्स होते हैं, तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है, कहीं से भी कुछ भी डिलीट भी कर सकता है। तो आप कभी भी यूजर को ये चीज नहीं दोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक ग्रुप वाला सेक्शन जो कि ग्रुप ऑफ फॉर्म कर रहे हो, वो चीज आप यहाँ थर्ड शीट पे डिफाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल होना नहीं होना है वो सारी चीजें भी जस्ट यहाँ पे सही। इनेबल्ड का मतलब कि हमेशा कि अच्छा ठीक है ये एक्टिव है नहीं है, ठीक है। अच्छा जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो उसमें एक और चीज आती है, वो यहाँ पे आप सेटिंग्स में एग्जैक्टली सिक्योरिटी, ये जब आप यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइप कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये यूजर वाला सेक्शन जो है ये अनटिक होता है, ठीक है। इसको आपको टिक करना होता है, बाय डिफॉल्ट ये तीनों होते हैं टिक, ठीक है, लेकिन इसको आपको टिक करना होगा। अदरवाइज आप यूजर क्रिएट कर दिए हो, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपका मिल जाएगा नहीं। आप बोलोगे कि भाई मेल क्यों नहीं जा रहा मेरा, क्योंकि ये एक्टिव ही नहीं होता है।
तो उसमें कहाँ से जाएगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो खैर ये चीज़ हमारी हो गई यहाँ पे। अब इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, आप जाओगे यहाँ पे इंपोर्ट टास्क में, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट फाइल, आप इसका कुछ भी नाम डाल दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके लिए बना के रखा हुआ है एक डमी ऐप मैंने जो लास्ट टाइम लिया था उसका ही जस्ट वो कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका नाम डाल दिया कि अच्छा ठीक है, इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये मतलब इसके लिए स्पेसिफिकली है। यहाँ पे फिर आप ऐड सोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं जैसे कि बताया था, एलडेप और एक्सेल। तो यहाँ पे एलडेप का ऑप्शन तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो मैं एक्सेल यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाओगे, फाइल का नाम डालोगे, तो यहाँ पे पाथ नेम प्लस ये डालते हैं, ये किया, यहाँ पे ये किया, ये किया स्लैश, उसके बाद फाइल का नाम जो कि हमारा है एसिपिएंट्स, ये किया डॉट, उसके बाद फिर आपका जो फॉर्मेट है XLSX उसको आप करोगे। यहाँ पे नीचे आपका आता है बहुत सारे ऑप्शंस जो कि आपको टिक या अनटिक एग्जैक्टली बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो सारी चीज़ें उड़ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हो क्रिएट यूजर इफ नॉट प्रेजेंट, ऑब्वियसली हम लोग नया यूजर क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपडेट यूजर इफ मॉडिफाइड, इसको भी आप टिक कर दोगे कि अच्छा ठीक है, हमारे जो नए यूजर है जो पुराने यूजर है उसमें अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो फिर वो चीज़ अपडेट हो जाए। रिमूव यूजर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूएस्ट इंपोर्ट सोर्सेज, ठीक है। ये चीज़ आप कोशिश करो कि नहीं करो, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अच्छा बहुत सारे यूजर्स अगर अननेसेसरी के हो गए हैं तो वहाँ पे आप हटा सकते हो, अगर आपने सारे अपने काम के यूजर्स को इसमें रखा हुआ है तो, ठीक है, एक्सेल में, तो आप उसको टिक करके हटा भी सकते हो। रिप्लेस एग्जिस्टिंग यूजर एसोसिएशन फिल्टर्स, ये आप इसको टिक कर लोगे क्योंकि अच्छा भाई ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी लिंकिंग होती है, तो ये चीज़ एग्जैक्टली आप करोगे ही। उसके बाद फिर वही सेम चीज़ रिमूव वाले जहाँ भी आपका आता है, ठीक है, वो आपको केयरफुली करना है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझनी पहले कि अच्छा ठीक है ये आप रिमूव क्यों कर रहे हो और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे, ये सारी चीज़ें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे ही, ज़्यादा टाइम करते भी है, लेकिन रिमूव वाली चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, आपका ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर जस्ट आप टेस्ट नाउ कर दोगे, तो टेस्ट नाउ में एग्जैक्टली क्या होगा कि ये इस एक्सेल को रीड करता है। अभी क्या है कि एक्सेल में कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे इसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, कि बीच में मैंने इसको डाला नहीं था फिल्टर वाला पोर्शन, तो वो चीज़ को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा एरर वो दिखाएगा यहाँ पे। ओके ठीक है। तो ये ओके सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर 100% का मतलब है कि कोई एरर नहीं शो कर रहा, उसे आप रन नाउ कर दोगे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। 100% कंप्लीट मतलब सब कुछ क्रिएट हो गया है। अगर कोई एरर आता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे वार्निंग शो करेगा, ठीक है, येलो में आता है जस्ट ये चीज़। यहाँ लॉग फाइल में आप हर चीज़ देख लोगे कि अच्छा ठीक है कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है क्या नहीं हुई है, तो इसमें यहाँ पे आपको लॉग फाइल में हर चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। खैर कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब जैसे कि यूजर्स में जेम्स जॉनसन बन गया है हमारा, ठीक है, जो कि इस फाइल में था यूजर्स पे। जेम्स जॉनसन बन गया है, उसके बाद फिर आपका जॉन ब्राउन बन गया है, मैरी स्मिथ बन गई है, ठीक है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद हमारे फिल्टर्स हैं कुछ, EU और लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। तो आप जाओगे फिल्टर में भी आप एक बार चेक कर लोगे, तो ये लास्ट 3 इयर्स और EU, ठीक है, ये दोनों भी क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपने डाला था हर एक चीज़ आ गई है। उसके बाद फिर आप ने एक ग्रुप भी बनाया था, वो ग्रुप भी आप चेक कर लोगे। तो वो ग्रुप आपने यहाँ पे बनाया था ये सेल्समैन और मार्केटिंग टीम, ठीक है।
ये आपका जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केटिंग टीम, और ये है सेल्स में। तो ये दोनों चीजें एग्जैक्टली आपके आ गए, सारा चीजें इंपोर्ट होके आ गया है। अब आप इसको जस्ट यूज कर सकते हो टास्क में, या टास्क नहीं मेनली कि अच्छा ठीक है कैसे क्या करना है, या फिर रिपोर्ट पे फिल्टर्स वगैरह यूज कर सकते हो इसको यूजर्स को भेजते समय। तो ये एग्जैक्ट चीज है। एक्सेल का यूज आप कब करोगे, कहाँ पे करोगे? सपोज करते हैं कि आपके पास 2-4 यूजर हैं, तो वो आप मैनुअली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जाओगे यहाँ पे, जस्ट ये किया आपने, यहाँ पे क्रिएट यूजर किया, यहाँ पे सारी डिटेल्स अपने भर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे आप सीधा रोज डाल दोगे, हो गया काम खत्म। लेकिन आपके पास अगर 100 यूजर क्रिएट करने के आ गए, ठीक है, या 500 यूजर्स आ गए, जो कि कुछ क्लाइंट्स आते भी हैं, तो वहां पे क्या करोगे? तो उस समय फिर ये एक्सेल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है मेरे लिए, ठीक है, हमारा काम बहुत आसान होता है। उसके बाद फिर ठीक है, तो ये हमारा क्रिएटिंग यूजर्स वाला पोर्शन एग्जैक्टली कवर हो गया है। उसके बाद फिर असाइनिंग इंपोर्ट राइट्स टू सिक्योरिटी रोल। इसमें आपको जस्ट जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो आपका ये होता है, उसमें आपको सारे के सारे राइट्स होते हैं कि आप चेंजेस कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है। और डेवलपर में जस्ट खाली रिपोर्ट्स वगैरह डेवलप कर सकता है, इसके अलावा टास्क वगैरह बस खाली एग्जीक्यूट कर सकता है और कुछ नहीं। न्यू स्टैंड यूजर क्या है कि आपको वेब पोर्टल पे एग्जैक्टली एक जगह पे रिपोर्ट्स डंप हो जाती है, और वो उसको एग्जैक्टली देख सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है और डाउनलोड कर सकता है लॉग इन करके। उसके बाद फिर नॉर्मल यूजर मतलब बस खाली उसको मेल पे जाएगी ये रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो सेटिंग्स वाली चीज थी वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि आप जैसा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कि इसको क्या क्या राइट्स हैं, सारी डिटेल आप जान सकते हो। यहाँ से आप कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं है, बाकियों के लिए आप एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐप में आप देख रहे हो सारी चीजें टिक है, कनेक्शन पे सारी चीजें टिक है। तो ये सब सारी चीजें आपको लिमिटेशन अगर जानना ही है कि अच्छा क्या है, तो वो सब चीजें यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ व्यू, ठीक है, रिव्यू डाउनलोड एंड डिलीट न्यू स्टैंड के लिए। इसे हाय कृष्णा। हाय। हाँ विजेंद्र, Okay. एडिट करने के लिए इसके जो वो हैं ऑप्शंस, कि जैसे अभी खाली ओनली व्यू था, हाँ तो अभी इसको राइट देने के लिए फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन, या फिर हम क्योंकि हैं तो एडमिन से ही लॉगिन, हाँ हाँ हाँ। इसे फिर देंगे कैसे अगर मुझे वो देना है जो प्रिविलेज देनी है कि व्यू के अलावा एडिट एंड राइट भी कर सके? एग्जैक्टली ये चीज नहीं कर सकते हो, ये इनका डिफॉल्ट है। ये सिर्फ आप यूजर पे कर सकते हो, यूजर पे आप यहाँ पे कर ओके सकते हो, बाकी वो उनका डिफॉल्ट आता है। ओके ओके, थैंक यू। तो ओके तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आपका आता है कॉन्फ़िगरिंग यूजर आइडेंटिटी। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि आप उसके लिए ईमेल डिफाइन करते हो, उसका नाम डालते हो, उसका पासवर्ड डालते हो। उसके बाद फिर आप उसका डोमेन अकाउंट, अगर वो डोमेन यूजर है तो फिर वो चीज़ आप डिफाइन करोगे। अगर डोमेन यूजर नहीं है, सपोज करते हैं कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसके बाद फिर इसकी जरूरत नहीं है आपको डोमेन अकाउंट डालने की, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लोकल एग्जैक्टली जस्ट लैंग्वेज। उसके बाद फिर वो इनेबल होगा कि नहीं एक्टिव यूजर, ठीक है। और रिपोर्ट सिक्योरिटी आपका क्या है कि कोई भी अगर रिपोर्ट उसको जा रही है तो वो एग्जैक्टली सिक्योरिटी के साथ जाए कि नहीं जाए, पासवर्ड एनक्रिप्टेड, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपकी यहाँ पे, इसमें अगर आप कोई भी एक नया यूज़र क्रिएट करते हो तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आप डालते हो, ठीक है। ये सेम चीज़ है, यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका। उसके बाद फिर आपका सेम चीज आता है यहाँ पे डिटेल्स। आप यूजर को लेकर थोड़ा सा डिटेल्स भी डाल देते हो कि अच्छा ठीक है, जो भी पर्सन है वो
एग्जैक्टली उसके लिए कुछ निक नेम आप डिफाइन कर देते हो उसके लिए कि अच्छा ठीक है मिस्टर है मिस है या फिर जो भी। उसके बाद फिर कंपनी के अच्छा ये मतलब एक छोटे मोटे जो माइनर डिटेल्स होते हैं वो सब चीज़ें डाल सकते हो। लेकिन इसका यूज हम लोग एंड पेंटिंग में कहाँ पे करते हैं क्यों करते हैं इसका हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हम लोग अब कुछ जगह पे आता है कि भाई अच्छा इस यूजर से स्पेसिफिक ये सब चीजें फ्लैश करनी चाहिए। सपोज करते हैं कि वेरिएबल बेस्ड अगर हमारा कोई चीज अगर मेल बॉडी में या मैसेज में सब्जेक्ट लाइन में जाना चाहिए तो वो वहां पे हम लोग ना कि निकनेम को यूज करके बल्कि आपको जो चीज यूज क्या कहते हैं क्लाइंट की तरफ से रिक्वायर्ड है वो चीज आप यहाँ पुट कर दो निकनेम में टाइटल में और उसको आप उठा लो मेल बॉडी पे। ठीक है तो वो चीज आप कर दोगे तो उसके बाद यूजर स्पेसिफिक आपका ये चला जाएगा। तो ये चीज एग्जैक्टली हमारे लिए फिर इजी आती है। ये सब थोड़ा सा एक्चुअली क्या बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज आती है कि अच्छा ठीक है आप इसको ही यूज करो बेटर है कि आप इसको दूसरी चीज के लिए यूज करो। ठीक है उससे आपका काम हो जाता है और यूजर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। और हाँ एंड तो यहाँ पे आप जस्ट डिटेल्स यहाँ पे जस्ट ये चीजें डालते हो। ठीक है उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे ग्रुप फॉर्म करना। ठीक है आपने यूजर्स क्रिएट कर दिए हैं तो अब आपका चाहिए कि भाई अच्छा मेरे इतने सारे यूजर्स हैं इनको इसका स्पेसिफिक डाटा ही जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये जो इतने यूजर्स हैं इनको ईस्ट जोन का डाटा जाना चाहिए या फिर ये जो यूजर हैं इनको इस एक्स वाई जेड ब्रांच का या फिर एक्स वाई जेड कुछ ग्रुप का डाटा ही जाना चाहिए। ठीक है कुछ स्पेसिफिक। तो आप क्या करोगे कि इन सबों को यूजर्स को मिला करके एक ग्रुप बना दोगे इस तरह से हर एक जो भी है उनका ग्रुप बना दोगे। उसके बाद फिर उस तरह से उनको आप ऐड कर दोगे। तो इसमें क्या है कि आपको इंडिविजुअली हर एक को ऐड नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है इसमें ये किया उसके बाद फिर उसको फिल्टर लगाया उसके बाद फिर आप उसको भेज रहे हो। तो आपने क्या कर दिया कि ग्रुप कर दिया तो भाई ठीक है सबका सब एक साथ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो थी ग्रुपिंग वाली वो एग्जैक्टली सेम ही चीज थी एक्सेल पे यहाँ पे जो परफॉर्म किया हुआ था। ठीक है सेल्समैन और ये सब। अब जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एंड पेंटिंग में आपका ग्रुप वाले सेक्शन पे सेल्समैन में आपके देखिए दो मुझे वहां पे नजर आ रहे थे यूजर। ठीक है तो मैरी स्मिथ और ये यहाँ पे इसमें ये ऐड हो गए हैं। ठीक है इस ग्रुप के लिए। सिमिलरली मार्केटिंग टीम के लिए हमारे पास 3 यूजर्स हैं। ठीक है मार्केटिंग टीम मार्केटिंग टीम मार्केटिंग टीम। ठीक तो यहाँ पे भी 3 यूजर्स ही हैं। तो इस तरह से ये आपका जस्ट एग्जैक्टली ग्रुप फॉर्म हो गया। ठीक है और उसके बाद फिर आप उस तरह से उसको सेंड कर सकते हो। तो ये चीज हो गया। उसके बाद फिर आता है टास्क एग्जीक्यूशन। तो टास्क अगर आपने कोई भी एक एग्जीक्यूट किया हुआ है तो वो चीज आप कहाँ पे और कैसे ट्रैक करोगे कि अच्छा ठीक है आपने कोई टास्क रन किया तो वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली नहीं हुआ फेल हो गया क्या हो गया। वो सारी चीजें आपको एंड पेंटिंग में एक जगह पे मिलती है दिखाता हूँ अभी मैं जस्ट। उसके बाद फिर क्या है कि टास्क एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत मैटर करता है। आपने क्या सिलेक्ट करके रखा हुआ है टाइम जोन उसके ऊपर। जैसे कि जस्ट अभी यूरोप और रोम वाली बात कर रहा था मैं एशिया कलकत्ता वाली वो चीज आपके लॉग फाइल पे मतलब टास्क एग्जीक्यूशन में वो टाइम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है उसके बेसिस पे ही। ठीक है और तो वो चीज आपको केयरफुली जस्ट ध्यान देना पड़ता है सेट करते समय। ठीक है आप इसको चेंज भी कर सकते हो यूजर टू यूजर। ठीक है तो टास्क एग्जीक्यूशन वाली जो चीज है वो आप यहाँ पे इसमें एडमिन वाले सेक्शन पे टास्क एग्जीक्यूशन इस पे क्लिक करते हो। ठीक यहाँ पे आपको हर एक टास्क का स्टेटस दिखाता है। फिर आपने चाहे वो कोई कनेक्शन बनाया हो आपने रिलोड में डाटा किया हो आपने कोई भी चीज इंपोर्ट करी हो आपने कोई टास्क रन किया हो हर एक चीज का स्टेटस वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है और वो एग्जैक्टली स्टेटस की इच्छा किस फॉर्म में था कि आपने कुछ फेल हुआ या कुछ कहीं कोई चीज कंप्लीटली नहीं हुई वो सब चीजें भी यहाँ पे जस्ट उस मैसेज साथ आ जाती है। जैसे कि वार्निंग आ रहा है मुझे अबॉर्ट आ रहा है मैंने कुछ प्रोसेस को बीच में अबॉर्ट कर दिया था तो वो आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रिएटेड डेट आ रहा है लास्ट अपडेटेड आ रहा है मतलब कि अच्छा ठीक है ये लास्ट आपने कब उसको ये किया था। ठीक है तो ये सब चीजें आती हैं। अब इन जो टाइम जोन वाली बात थी
कि अच्छा तो वो आपका यहाँ पे इससे आता है, आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है, ये हर एक का यूजर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये आप टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, आप ऐसे क्लिक करोगे आपके पास बहुत से ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। और ये आप चेंज करके हमेशा एशिया कैलकाटा रखोगे, क्योंकि हम लोग जस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे एशिया में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से टाइम जोन चाहते हैं, ठीक है। ये चीज डिफॉल्ट बाय एग्जैक्टली यूएस आता है या फिर हाँ यूएस आता है, सॉरी। तो ये चीज को हमेशा चेंज कर देना है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप बोलोगे कि भाई ब्लॉक फाइल में हमारा कुछ और टाइम दिखा रहा है, लोकल लैंग्वेज आप ये भी चेंज कर सकते हो। तो ये चीज एग्जैक्टली होती है, कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अपग्रेड करने के टाइम पे भी ये चीज हो जाती है, तो आपको उस समय आपको फिर ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका आता है एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन। आपने सारा रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज बना ली, डिजाइन कर लिया, सब कुछ हो गया, आपने यूजर्स क्रिएट कर दिए, ठीक। आप उसको भेजोगे कैसे? तो वहाँ पे हमारा काम आता है एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन। आप उसमें जस्ट सारे डिटेल्स डालते हो कि अच्छा ठीक है, ये हमारा पोर्ट होगा, ये हमारा मतलब एड्रेस होगा, आउटगोइंग मेल, और उसके बाद फिर बाकी जो भी कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स, हर एक कंपनी का अपना एक अलग कुछ मेलिंग एड्रेस होता है, ठीक है। या फिर अगर जस्ट वो आउटलुक या फिर जीमेल यूज कर रहे हैं तो फिर वो आप डाल सकते हो, लेकिन वो जस्ट आप कब हमेशा अपने क्लाइंट से ही मांगोगे, वही देंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जस्ट आप यहाँ पे डाल दोगे। ये एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली आपका मेल के लिए यूज करते हैं। कुछ जगहों पे क्या होता है कि क्लाइंट स्पेसिफिक वो होता है, आप अटैचमेंट में कितनी बड़ी फाइल भेज सकते हो, 10 MB की या फिर 15 MB की, 25 MB की। ज्यादातर जगहों पे 25 MB तक ही होता है, उसके बाद फिर नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मेल नहीं जाती है या थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपका क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद फिर नहीं जाएगी और वो एरर दे देगा, ठीक है। और वो आपके लॉग फाइल में आ भी जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये फाइल बहुत बड़ी थी तो इस वजह से नहीं गया, ठीक। और कुछ जगहों पे जैसे कि अब 12 MB की फाइल हो गई, 15 MB की फाइल हो गई, तो उस थोड़ा टाइम लेगा लेकिन चला जाएगा। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ती है। एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्टली आपका लेआउट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप नेम डालते हो, ठीक। कुछ भी आप ये नेम जो है आपका कुछ भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन आप खास डाल सकते हो, छोड़ सकते हो, ये ऑप्शन है। एड्रेस आप यहाँ पे आउट गोइंग एग्जैक्टली जो एड्रेस होता है वो डालते हो आप, ठीक है। ये यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी यूज कर सकते हो, वो भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ठीक। कुछ जगहों पे क्लाइंट पे आईपी एड्रेस देते हैं कि ठीक है आप उसको यूज कर लो, वो भी चल जाता है। पोर्ट जो भी वो बताएंगे वो आप डाल दोगे, उसी के अकॉर्डिंग जस्ट वो ये चीज भी बताएंगे कि आपको क्या यूज करना है, टीएलएस, एसएसएल, हर की अपनी एक अलग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस होती है। और ये ज़्यादा डिटेल मतलब नेटवर्क की टीम ही बता पाएगी कि अच्छा क्यों इसको यूज करते हैं, ठीक है। यूजर नेम यहाँ पे आप क्या करोगे कि फर्स्ट टाइम पे आप इसको लॉगिन करोगे, और यहाँ पे आप इसको जस्ट पुट करके उसके बाद पे आप इसको इनेबल करते हो। जो भी यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है वो आप यहाँ पे डालते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद ही आपका ये एक्सेस होता है। इसको करने के बाद फिर आप जस्ट यहाँ पे डिफॉल्ट सेंडर ईमेल डाल दोगे, ठीक है, किसके नाम से ये जा रहा है, मतलब किस ईमेल आईडी से ये जस्ट फ्लैश करना चाहिए, तो वो भी यूजर बताएगा, वो आप डाल दोगे। उसके बाद फिर टेस्ट मेल आ रहा है, ठीक है, टेस्ट ईमेल एड्रेस। तो ये एग्जैक्टली आप कोई भी एक एड्रेस डाल करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब सपोज करते हैं कि कोई भी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भेज सकते हो, अपना खुद को भेज के चेक कर सकते हो कि अच्छा मिल जा रही है कि नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो किसी को भी आप यूजर को आप एक भेज के देख लो, ठीक है, कि उसको मिल जा रही है कि नहीं। तो वो आपका पोर्शन आता है यहाँ पे सेटिंग में आप जाओगे, ईमेल में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको करने के बाद ही आप मेल भेज पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आप पुट करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है लॉग फाइल। अब आपका हर एक चीज प्रोसेस हो रहा है, आपने सब चीजें की हैं, तो उसका एक लॉग भी जनरेट होगा, ऑफकोर्स होगा, ठीक है, कि अच्छा क्या एक्टिविटी हो रही है, कितने टाइम पे हो रही है, कैसे हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, नहीं हो रही है।
तो वो चीज आप कहाँ फाइंड आउट करोगे? वो चीज एग्जैक्टली आपको मिलती है प्रोग्राम डाटा में एंड प्रिंटिंग लॉग फाइल्स में। ये आपका मेनली 3 के लिए होता है फॉर्म। आपका स्केड्यूलर के लिए होता है, वेब इंजन के लिए होता है, इंजन के लिए होता है। ठीक है। स्केड्यूलर में आपका हर एक पार्ट कवर होता है कि जो भी स्केड्यूलर चल करके रिपोर्ट जा रही है, आपको अगर कोई भी चीज आपको मिलेगी तो वो इसी में मिलेगी स्केड्यूलर में। मतलब कि अच्छा आपने कोई भी टास्क अगर रन किया है तो यूजर को गया नहीं गया, या फिर कुछ क्रिएट हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपको स्केड्यूलर में ही मिलेगी। ठीक है। इंजन पार्ट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है कि अच्छा वो रन कर रहा था नहीं कर रहा था, बाकी सब चीजें। वेब इंजन सेम चीज है वही। ठीक है। इसमें भी आपको अलग डिटेल्स मिलती है, लेकिन मेनली यूज हम लोग स्केड्यूलर को करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेरीज आती हैं कि अच्छा ठीक है एक्स वाई जेड यूजर को हमारे रिपोर्ट नहीं गई है उस दिन जो चली थी, और ऐसा ऐसा। इसमें आप लास्ट 1 मंथ तक की आपके लॉग फाइल हो, सॉरी 3 मंथ तक की होती है। उसके ऊपर नहीं होती है फिर। और बस ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, लॉग फाइल से रिलेटेड। और इसके अलावा आई गेस और तो कुछ है नहीं। लॉग फाइल्स हो गई बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद फिर अच्छा जैसा कि मैम ने एग्जैक्टली पहले ही बताया था कि कुछ क्यूए क्वेश्चंस हैं, तो वो अभी जस्ट अभिषेक कवर करेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। Thank you, Krishna. Hi guys, good morning. And so, abhi we just covered the theory part of it. Okay. So now, Krishna, can you keep presenting it? हाँ या जस्ट Yeah. So, because I have been working at the client side for past almost 3 years, and I see day-to-day queries regarding imprinting. So I have put together a few questions that are very common and the probable answers for them. So one of the most frequent question is, can you check if the report was sent to the user ABC and on a particular day? So like Krishna just mentioned, I cannot emphasize enough on the importance of reading the logs, because these are your only fallback option to see if the task was executed perfectly and the report was sent or not. So there are many possibilities. So first, you will have to check if the imprinting was triggered. If yes, then you have to find the detailed logs, and then you will have to check for the particular recipient. Sometimes what happens is some people get excluded because they do not fall under the various filter categories that were assigned. For example, I have to send the report to a particular manager group, but I have designed a filter that the revenue should be greater than 1 crore of a particular manager. So many managers will mail you that, okay, I didn't get the report, but you will have to see if the filter that was applied of 1 crore is fitting with them or not, because they might be having 95 lakhs of revenue and they will be still asking for the mail. So you need to be ready with all the configurations that you applied during the mail to uh, get a particular answer for them. So reading logs is very important, maintaining logs is very important, and 80% queries that you will face at the client will be solved by reading your logs. So you should know how to read your logs. Another question, it is a very common question, that what we do when we have a file that is bigger than 25 MB. So like Krishna just said, you cannot mail files that are greater than a particular size. So what we do is we create a folder within our server, and we provide the sharing access rights of that folder to users for the files that are greater than 25 MB, so that the users can log in and download their file themselves. If the newsstand option is not available, then we can share these files on a particular location within the server or on a particular location as well. So one of the things that
should be kept in mind is because that will be a common folder where you are keeping the files. Uh, the data that you are keeping should be generic. It should not be user specific data, because anybody can log in and have the access to that file. And the third question is, can we send different imprintings with different email IDs? So what happens is, there are several tasks. Okay, so I am currently working with a team A, I'm currently working with a team B, and they want the imprintings. The team A wants imprinting to be sent with one email ID. Team B wants the imprinting to be sent with another email ID. So we can do that. We can simply change the email IDs before the particular task is executed, and then the email ID, that the outgoing email ID, will be changed. So it is a very common request because they want to show that uh, the mail is coming from their team. So you will have to change email IDs frequently at some clients. Now, Krishna showed you various variables that can be taken into account, like nickname, title, job, description. So these titles can be used in dynamic naming of subject and bodies. So sometimes what happens is we have to put recipient name in the subject, or we have to put certain details within the email body that are variable, that are changed with every user. So we use the functionality that is present uh, within uh, the variables that Krishna showed earlier to make the email body dynamic, to make the email subject dynamic, so that every user gets a customized experience and he can relate with the subject body and to the imprinting that we are sending. And it's not just a computer generated, very monotonous mail. Uh, the next question is, can we change name of the report as per user? So we have a functionality of dynamic naming of the attachment that is going as well. So if I want to change it by region or any other particular variable that is present in ClickView or imprinting, I can do that. So is any question arising in your mind? If is there any situation, similar situation that you have faced till now? हाय अभिषेक. Hi. या विजेंद्र हियर. आपने अभी बोला कि लॉग पढ़ना आना चाहिए. So Yes. can you show us some example, मतलब कि कैसे देखें लॉग में क्या इंपॉर्टेंट है. लाइक कोई टास्क फेल हुआ मेरा तो क्या देखें, और कोई टास्क सक्सेसफुल हुआ बट रिपोर्ट नहीं गई तो क्या देखें. Okay. Krishna, do you have some logs? Exactly, I guess नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो होगा. तो विजेंद्र एग्जैक्टली आपको तो वैसे एक आइडिया यहाँ पे ही मिल जाता है इस लॉग के थ्रू ही. ठीक है. इसके बाद फिर आपको अगर और डिटेल में चाहिए तो फिर वो आप जस्ट प्रोग्राम डेटा में जाओगे. यहाँ पे फिर आप हैंड प्रिंटिंग में स्केड्यूलर वाले पोर्शन पे. ठीक है. यहाँ पे इसमें आपको सारे के सारी डिटेल्स मिलती है. आपका यहाँ पे टास्क आईडी एग्जैक्टली जनरेट होती है. ठीक है. तो ये आपका है. आप इससे रिलेटेड आप जस्ट सर्च कर लो के आपको इसका डिटेल सारा का सारा मिल जाएगा, जो भी यूजर को जा रहा है सारी चीजें. ठीक है. तो हर एक डेटा इसमें पड़ा होता है सब कुछ. नहीं, डिटेल मिल जाएगी. मतलब वो तो आपने जो पीपीटी दिखाया उससे क्लियर हो गया. बट जैसे बोला आपने कि लॉग, अभी कई बार इसमें मतलब एग्जैक्टली मेरे पास सिनेरियो नहीं है, बट मेरी रिपोर्ट्स जैसे फेल हुई तो एक यूजुअल सा लिख के आता है कि ये
सिंटेक्स एरर या फिर डेट नॉट फाउंड, कुछ भी, मतलब जैसे कि अगर यहाँ आ रहा है तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसका मैंने जब सर्च किया था गूगल पे तो मुझे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला था। तो लॉग में ये चीज कैसे देखेंगे कि अगर इशू हो रहा है तो मतलब अगर वो हेल्पफुल है, और अभिषेक ने जैसे बोला कि हमें वो पढ़ना आना चाहिए, तो उसमें फिर कैसे, वो तो एक चीज हो गई इम्पोर्टेंट कि ठीक है ये टास्क हम जाके उसको वहां सर्च करेंगे तो हमें वहां मिल जाएंगी डिटेल्स उसकी, बट सब। पढ़ने आना चाहिए इससे कि मतलब एक्चुअली अभिषेक का ये था कि आप जो एरर यहाँ पे आ रही है वो चीज आप फाइंड आउट कर सको कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने जस्ट सिंटैक्स वाली मैं चीज जो बोली। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बारी जब आप ईमेल अपना कॉन्फ़िगर कर लेते हो, एक बारी इनप्रिंटिंग आपकी कॉन्फ़िगर हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट सेंडिंग दोज इनप्रिंटिंग्स। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका एरर आएगा दैट विल नॉट बी बिकॉज आपका कोई सिंटैक्स एरर होगा, वो होगा कि सर्वर के आप सर्वर पे शायद उस समय उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं थी कि आपकी उतनी इनप्रिंटिंग जनरेट हो पाए, या फिर एक एरर आपका जो बहुत कॉमन आता है, आउट ऑफ स्टॉक करके, आउट ऑफ हाँ, स्टॉक साइज। तो जो साइज का एरर है वो यही एरर होता है कि अ, हमारे पास सी ड्राइव में जहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स हमारी सारी जनरेट होती हैं बिफोर दे आर सेंड, हमारे पास स्पेस खत्म हो जाता है, तो वो सेव नहीं कर पाता और एडिशनल फाइल्स, और टास्क हमारा फेल हो जाता है। ये एन प्रिंटिंग के सर्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन एरर है और ये हमें मिल जाता है। जो सेकंड चीज मैंने बताई कि एक पर्टिकुलर यूजर को गया है कि नहीं, तो मैं उस पर्टिकुलर यूजर की ईमेल आईडी से भी अपने लॉग में सर्च कर सकता हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर डे पे पता चल जाएगा कि उसकी ईमेल आईडी सेंट में है कि नहीं। और अगर वो सेंट में नहीं है तो फिर मैं जाके बाकी फिल्टर्स जो मैंने बताया, जैसे 1 करोड़ वाला फिल्टर बताया, वो एक एग्जांपल था, उस हिसाब से मैं अपने बैक ट्रैक कर सकता हूँ कि इस यूजर को इस डे पे क्यों नहीं गया। अगर मेरा टास्क एग्जीक्यूट हुआ था और वो मेरे यूजर ग्रुप में था तब भी मेल नहीं गया है, तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर रीजन, और वो टेक्निकल रीजन नहीं, फंक्शनल रीजन होगा, जैसे कि वो उन क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं अभी या नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मीन्स अभी मेरे पास एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं है, नहीं तो शायद मैं शेयर करता। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं अपने पास उसे सेव करके रखूंगा, सो क्वेश्चन कैन बी मोर इजली श्योर श्योर श्योर, हाँ एक्सप्लेन। भैया नो एकदम। प्रॉब्लम। सो ठीक, ओके, ठीक, कंटिन्यू। so अब whenever you will be going to an organization, users, and especially users that are sitting at higher hierarchy, will be lazy. Okay, and these are people who are in their 40s 50s, and they are not very tech savvy, so they wouldn't take. Vijender, can you mute? या Yeah. So what will happen is they won't taking the pain to go to their email and download the report and then view the report. You have to get their attention. So to get their attention, you need to do within your email body, you need to do something creative within your email subject to get to them. So embedding reports within the email body is one of the very fine option, but the challenge exists with Gmail. So what Gmail does is it doesn't read many of the HTML5 codes that are used to create report within your uh, email body or your subject. So to overcome that, what we do is we create a report within Excel, we create a report within Word, we create a report within any of the given formats, and instead of coding or embedding the HTML code within the body, what we will do is we will embed the report, the created report within the email body. So you will be asking how it is different. So what embedding report does is it just creates a picture, it takes a snapshot of
with all the filters applied for that user and embeds it into the body. So there is no other HTML code that is being embedded within the email body, and it looks very good as well. So this is how you can overcome the shortcomings of HTML5 with Gmail, and Gmail is very commonly used across organizations. So you will have to keep in mind. And last question is, can we keep certain recipients in CC and BCC? So earlier what used to happen is, with Nprinting 16, we had the functionality to have dynamic CC and dynamic BCC. So each user could have his own CC and his own BCC. But currently in 17, we are facing some issues with that functionality. But what we can do is, if there is a static person or a static email ID that needs the report for every user that you are sending the report to, you can just use their particular email IDs and separate them with semicolon. So if you have 10 email IDs, you will write one email ID, semicolon, the other email ID, semicolon, the next email ID in the CC list. Krishna, can you please show once the CC while sending the email, the place where it appears? Okay. So here you can type as many CC as you want, and you can just separate them with semicolons. So your email is not just going to the sender, it is going to a particular email ID kept within CC or BCC as well. So do you guys have any questions regarding what we have just discussed? These small 7 scenarios that really will occur day and again when you will be, working with a client. हाय अभिषेक। हाय। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन है, जो यूजर्स एंड स्टैंड अलोन न्यू यूजर्स का रहता है, तो उसमें जो स्टैंड अलोन न्यू यूजर्स उसमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आती है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से। आपने बताया था यूजर्स जो हमारे एक्सेल फाइल से हम जो पुट करते हैं, और एक स्टैंड अलोन न्यू यूजर करके आता है। तो स्टैंड अलोन न्यू यूजर में जो चेक बॉक्स रहते हैं उसपे हम अनचेक और चेक करके कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेटिंग किस टाइप का चेंज करना चाह रहे हो, मतलब? यूजर्स के प्रिविलेज। अच्छा, हाँ, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप वही यूजर कह रहे हो ना जो हम खुद से जनरेट करते हैं एक्सेल के जनरेट करने के अलावा? एग्जैक्टली वो, लेकिन सबके लिए होगा, किसी एक अलग यूजर पे नहीं होगा। ये यूजर पे ही सारे हो जाएगा अगर आप करते हो तो। ओके। किसी भी एक अलग यूजर के लिए स्पेसिफिक नहीं है कुछ ऐसा। थैंक यू। और एक Nprinting API, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? API एग्जैक्टली थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो वो अभी सेक्शन में कवर नहीं हो पाएगा वो। लेकिन ये है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह यूज करने के लिए वो आप API को यूज करके उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो जो कि अभी इसमें इनबिल्ट नहीं है, जैसे कि टास्क चेनिंग वगैरह हो गया, जॉब शेड्यूलिंग हो गई, ये सारी चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो वो चीज आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फिर ये एक्सेल वाली जो चीज है ये आपके ऑटोमेटिकली LDAP के थ्रू ही यूज करके आप वहाँ पे प्रोसेसिंग करके उसको रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज डायरेक्टली आप LDAP के थ्रू कर सकते हो। तो वो चीजें भी APIs के थ्रू हो सकती हैं। तो वो सब चीजें, वो लेकिन वो काफी एडवांस टॉपिक में आता है। वो सेशन कभी रहेगा तो भी फ्यूचर में उसके लिए प्लान करेंगे, अभी तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। So guys, with this we have covered everything you need to know
getting started with printing and creating your own reports and administering your printing. So I would highly recommend you that you start developing some reports, because if you are not getting questions right now, you will definitely get your questions when you will start doing it yourself. So it is really important that you uh, get a hands-on experience, and then you will actually have good queries and real questions that you can come up with, and then you can write to us, you can write to Krishna, you can write to me, you can uh, then share your queries, and then we can solve your queries.